हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, काफ़ी व्यूज़ भी आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस आज मैं अपने सेकंड वीडियो में इसमें लेके आई हूँ बी एड फोर्थ सेमेस्टर की बुक के बारे में। तो आज यहाँ पे ना शादी है, तो आपको शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये फर्स्ट पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा, तो उसका मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था। वो था सेकंड चैप्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। महात्मा गांधी जी का हो गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर बचे थे और जे कृष्णमूर्ति बचे थे। तो आज मैं उसे कंप्लीट करने वाली हूँ जिससे कि चैप्टर फिनिश हो जाए। तो इस वीडियो पे भी अपना ऐसा प्यार बनाए रखिएगा और जैसे व्यूज़ आपने फर्स्ट वीडियो पे दिए थे वैसे ही इसे भी दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था महात्मा गांधी और बचे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और जे कृष्णमूर्ति। तो अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात स्टार्ट की जाए, अभी ना मेरा ब्लैक बोर्ड या वॉल पे हैंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ मेरे इलेक्ट्रीशियन है वो अभी आ ही नहीं रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से सेट कर दूँ, तो कुछ चीज़ें मैं लिख के आपको उसमें समझाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। इस वजह से थोड़ी सी मुझे ओरल ज़्यादा चीज़ें समझानी पड़ी। आई होप मुझे लगता है थोड़ा सा आपको समझ में उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जल्दी ही मेरा वो काम हो जाएगा ब्लैक बोर्ड वाला, तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो ये एक बंगाली थे, ये हमें पता है। 7 मई 1861 यानी 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो एक शॉर्ट में समरी इनके जीवन की दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है कि इनकी माँ का नाम शारदा देवी था और इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। और इनकी माता का जो देहांत था वो बचपन में ही हो गया था। इनका लालन पालन इनके पिता ने किया था। फिर 1878 में यानी 1861 में पैदा हुए थे और लगभग 17 साल बाद 1878 में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। और 2 साल बाद 1880 यानी कि 1880 में ये वापस आ गए थे। फिर 4 साल बाद यानी कि 1884 में मृणालिनी देवी के साथ इनकी शादी कर दी गई थी। और 1920 यानी कि लगभग 36 साल बाद इनकी वाइफ जो थी उनकी डेथ हो गई थी। और जो एक चीज़ बची थी, जो एक काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, वो ये है कि 1901 यानी 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और आगे चलकर 1922 में जो 1922 में जो ये शांति निकेतन था 1901 में जो बना था, वो 1922 में आगे चलकर उसे विश्व भारती का नाम दिया गया। तो पहले शांति निकेतन क्या था कि वहाँ पे जैसे सिर्फ स्कूल लेवल की पढ़ाई होती थी, पर जब विश्व भारती का नाम दे दिया गया उसे 1922 में यानी 21 साल बाद, तब वो एक तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी और वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई होने लगी थी। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, देखिए कि 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन जहाँ जिस स्कूल में मैं 5th तक अपने मायके मिर्ज़ापुर में पढ़ी हूँ, उस स्कूल का नाम भी शांति निकेतन ही था। तब मुझे नहीं पता था कि इस वजह से इस स्कूल का नाम शांति निकेतन है। मतलब शांति निकेतन है, शांति से रिलेटेड कुछ है, इसलिए ऐसा नाम रखा है, ऐसा लगता था। बट अब समझ में आता है कि वो शायद उस नाम को ही लेके इन्होंने शांति निकेतन रखा था, जहाँ पर मैंने 5th तक पढ़ाई की थी। तो बस 1913 में यानी 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके 12 साल बाद यानी 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उस समय काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि जो उस समय हमारे देश की आज़ादी क्या सब चीज़ें चल रही थी, तो किसी भी इंडियंस को नोबेल प्राइज़ मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बाद में इन्होंने इसे लौटा भी दिया था अंग्रेज़ों के वजह से, लेकिन मिला था इन्हें। और तो ये एक चीज़ थी। और 7 अगस्त 1941 को यानी लगभग 80 साल की हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं वो है शांति निकेतन और गीतांजलि। तो शांति निकेतन में देखिए ये है कि पहले शांति निकेतन था 1901 में, 1901 में, फिर 21 साल बाद 1922 यानी 1922 में शांति निकेतन को विश्व भारती नाम से बना दिया गया।
और इसकी स्थापना शांति निकेतन की एक्चुअली में इनके पिता ने की थी। वो मतलब थोड़ी सी शांत जगह चाह रहे थे पढ़ाई लिखाई के लिए, तो एक पेड़ के मतलब एक शांत जगह में उन्होंने एक पेड़ पौधे का रोपण करके उस जगह का नाम निकेतन रखा। तो वहाँ वो जगह उन्हें काफ़ी शांत लगी, इसलिए उसका नाम निकेतन रखा और वो शांति निकेतन नाम से वो जगह फेमस हो गई। फिर 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई थी, यानी वही शांति निकेतन की। उसके बाद इसमें यह है कि जब धीमे धीमे बच्चे बढ़ने लगे, शुरू में ऐसा दिया हुआ है कि 4 या 5 6 बच्चों के साथ शांति निकेतन इन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे तो थोड़ी से आर्थिक संकट में इन पे आया, तो इन्होंने जो भी इन्हें नोबेल प्राइज़ में जो भी धनराशि मिली थी उसको इन्होंने दे के अपना स्कूल में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें आगे इन्होंने बढ़ाई। तो 1901 में जैसा मैंने बनाया शांति निकेतन बना था, 1922 में उसे विश्व भारती के नाम से दिया गया। तो और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो ये जो यहाँ पे विश्व भारती था, इसमें रविंद्र सदन नाम से संग्रहालय भी था। उसके कई पार्ट्स थे, जैसे पहला था पाठ भवन, तो यहाँ पे मैट्रिक यानी हाई स्कूल तक की पढ़ाई की जाती थी। फिर शिक्षा, तो शिक्षा विभाग में इंटर तक की पढ़ाई की जाती थी। विनय भवन, तो ये है कि ये विभाग अध्यापकों के प्रशिक्षण का था, यानी बीएड एमएड की यहाँ पे पढ़ाई होती थी, टीचर खुद वहाँ पढ़ सकते थे। विद्या भवन, इसमें ग्रेजुएशन की यानी बीए एमए और पीएचडी की पढ़ाई होती थी। संगीत भवन में संगीत और नृत्य से संबंधित होता था। कला भवन में कला से संबंधित। चीन भवन में चीनी भाषा पढ़ाई जाती थी। और श्री निकेतन में ग्रामीण समस्याओं के बारे में पढ़ाई की जाती थी। तो बस ये इनकी चीज़ यहाँ पे है। और अगर ये देखा जाए कि इन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या इनकी काम था, तो देखिए 1927 में इन्होंने वृक्षारोपण और हलाकर्षण नाम से त्यौहार स्टार्ट किए थे। उसके बाद ये था कि इनका एक बलाई एक लघु कथा थी, जिसमें इन्होंने बताया कि एक बच्चा उसके घर के सामने जो पेड़ था उससे वो प्यार करने लगता है, बलाई। उसके बाद एक है द टेम बर्ड वॉच इन अ केज, मतलब एक पालतू पक्षी जो है वो एक केज पिंजड़े में बांध दिया गया है, द टेम बर्ड इन अ केज। ये भी इनकी एक कविता थी, जिसमें इन्होंने एक पालतू जो पक्षी है उसकी दुर्दशा दिखाई थी कि वो भले पालतू है लेकिन वो कितना सफ़र कर रहा है क्योंकि वो पिंजड़े में आज़ाद नहीं है। उसके बाद था आई प्लग्ड यू फ्लावर, ये भी एक इनकी पोएम थी, जिसमें फूल को ज़बरदस्ती तोड़ने पे के बारे में इन्होंने एक कविता लिखी है, आई प्लग्ड यू फ्लावर। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी, जिसमें इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ अपनी बातों को रखा था। और एक है रक्त करबी, ये एक इनकी नाटक था, जिसमें इन्होंने दिखाया था कि एक जो पौधा है ओलियंडर का, उसको किसी इंसान ने छड़ से कुचल दिया है। तो एक मतलब काफ़ी उसे एक ह्यूमन की तरह, कि वो एक पौधा न कि एक जीवित इंसान की तरह है, उसे कुचल दिया गया तो उससे रक्त निकल रहा है, ऐसे करके इन्होंने एक नाटक दिखाया था, रक्त करबी। और एक मुक्त धारा इनकी नाटक थी, उसमें ये था कि एक जो लालची राजा था वो जो नदी का बांध है उसको रोक देता था, तो उसके लिए क्या क्या लोगों को परेशानियाँ, कैसे उन्होंने डील किया, उसके बारे में मुक्त धारा में बताया है कि धारा को मुक्त करना है नदी को, इस टाइप से। और बस इतना ही इनके बारे में बताया गया है। बाकी यही सब है कि मतलब ये काफ़ी संगीत पे ध्यान देते थे, एनवायरनमेंट पे ध्यान देते थे, पर्यावरण वगैरह पे, वो सब आपको बना के लिखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहीं पे यहाँ पे इनका ख़त्म हो गया। अगर पूछता है तो थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, और ये कुछ जो रचनाएँ हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें लिख दीजिए। फिर अगर मैं बात करूँ जे कृष्णमूर्ति की, तो ये एक साउथ इंडियन थे। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में 1895 यानी 1895 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जिद्दू संजीवम्मा और पिता का नाम था जिद्दू नारायण। तो जे कृष्णमूर्ति में जे स्टैंड्स फॉर जिद्दू, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जिद्दू संजीवम्मा, जिद्दू नारायण, तो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति थे। इनके जो पिता थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, साथ साथ थियोसॉफिस्ट भी थे, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एनी बेसेंट ने बनाई थी उसके वो मेंबर थे। फिर 1908 में, मतलब ये 7 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर 1908 में, यानी उस समय ये लगभग 8 5 13 साल के थे, तो श्रीमती एनी बेसेंट के कहने पे इनके फादर ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया और ये भी फिर उसी कैंपस में रहने लगे थे। फिर एनी बेसेंट को ऐसा लगा कि ये इनके अंदर थोड़ी योग्यता है, तो उन्होंने 12 साल बाद 1920 में यानी 1920 में इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा। फिर वहाँ से ये पढ़ के वापस आए। फिर इसमें लिखा है कि उन्होंने काफ़ी सारी रचनाओं के बारे में भी यहाँ पे बताया था। उसके बाद यह है कि इनका ये कहना था कि पिंड में ही ब्रह्मांड है, मतलब इनका कहना है छोटी छोटी चीज़ों में भी ईश्वर बैठा हुआ है। थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर का ज़्यादा ही जी, इनका थोड़ा सा बोरिंग है।
और जे कृष्णमूर्ति ने भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में विशिष्ट प्रकार के स्कूल खोले थे। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की स्थापना की थी और 1986 में इनका देहांत हो गया था। और अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना जो थी इनकी लैंग्वेज में थी, तेलुगु तमिल वगैरह में, और उसका बाद में और भाषा में मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली में इनका हुआ था। मूल रचना इनकी अंग्रेजी में थी, मतलब इन्होंने मूल रचना अंग्रेजी में की थी, बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सब में कन्वर्ट किया गया था। तो इनकी रचना है हिंसा से परे, ज्ञान से मुक्ति, ध्यान, आंतरिक प्रस्फुटन, शिक्षा संवाद, जीवन की पुस्तक और आमूल क्रांति की आवश्यकता। अब अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें तो इनका देखिए कहना था कि ये लिखते हैं अपनी बुक में कि मैं स्कूल के बारे में थोड़ा ट्रांसफ़र बार बार इनके पापा का होने की वजह से ये थोड़ा स्कूल की पढ़ाई इनकी थोड़ी सी बाधित थी, बहुत अच्छी तरीके से नहीं थी। तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं विद्यालय में बहुत खुश था, क्योंकि विद्यालय के शिक्षक बहुत दयालु नहीं थे और जो पाठ वे मुझे सिखा रहे थे वे मेरे लिए बहुत कठिन था। तो इनका बहुत अच्छा अनुभव स्कूल का नहीं था। और हाई स्कूल की पेपर इन्होंने 3 बार में पास किया था। फिर 1911 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए। दूसरे साल 1912 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, एजुकेशन एज सर्विस, मतलब 12-13 साल के थे, उसमें इन्होंने एजुकेशन एज ए सर्विस अपनी पहली बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए कि बच्चे वहाँ प्यार करना सीख पाएँ, मतलब प्यार से रहें टीचर्स के साथ, कैसा माहौल वहाँ का होना चाहिए। और उसके बाद देखा जाए तो इनका कहना था कि बच्चों को प्रकृति के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, उनको अगल बगल जो भी कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु है, सबके बारे में उन्हें समझाना चाहिए। और इनका कहना था कि जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं उनको मौसम, जंगल, नदी इन सब के बारे में बताना चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण इन सब बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो उसे नहीं समझ सकेंगे। और इन द लास्ट इन में इनका ऐसा कहना था कि हमें एक महान भावना होनी चाहिए, सुंदरता के लिए भावना, संसार के लिए भावना, एक दृढ़ भावना होनी चाहिए, क्योंकि यही भावना है जो मस्तिष्क को अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। तो ये इनका एक छोटा सा 1.5 पेज में था, बहुत मुझे भी बहुत समझ नहीं आया, थोड़ा बोरिंग सा लगा, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। तो आप बस ये समझिए, थोड़ी सी इनकी समरी लिख देनी है, 2-4 इनकी रचनाएँ लिख देनी है। और बच्चों के बारे में जो कहते थे कि बच्चों को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताइए, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह मत बताइए, ये सब थोड़ा सा हमें लिख देना है, जिससे थोड़े से हमें मार्क्स मिल जाए। तो बस आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँ कि किसी दूसरी बुक का कोई दूसरा चैप्टर जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो वो आपके साथ लेके आऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।